तो रिवाइज किया आप लोगों ने? देखिए फार्माकोलॉजी जितना स्ट्रॉन्ग आप कर लेंगे उतना ही आपका जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, फार्मासिस्ट का एक क्लिनिक होना चाहिए, तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेंगे अगर फ्यूचर में ऐसा होता है या आप अपना ऑनलाइन क्लिनिक खोलते हैं। तो एक्चुअली इसमें आपको ड्रग के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप इनकॉम्पेटिबिलिटी जैसे एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको आइडेंटिफाई कर पाए इन प्रिस्क्रिप्शन, डोज को लेके, ड्रग्स को लेके, या जो प्रिकॉशंस हैं पेशेंट को बता पाए। तो इससे आपका अगर ड्रग स्टोर पे काम करते हैं तो वो चलेगा, और एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, और इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, रिसर्च ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी ये सब देखने को मिलेंगे। आज हम लोग जो बेसिक इसका पैथोफिजियोलॉजिकल रोल है उसको डिस्कस कर रहे थे, जैसा आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। एंजियोटेंसिन सेकंड की बात हो रही है, अभी तक जो हम लोगों ने बात की, अभी इसमें ड्रग स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के। तो एंजियोटेंसिन सेकंड की हम लोग बात कर रहे हैं एज ए बायोमोलिक्यूल। तो रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है उसको हम लोग देख रहे हैं। एंजियोटेंसिनोजन एक्चुअली इसका जो सिक्रेशन होता है वो लिवर से होता है, और रेनिन रेनिन का जो सिक्रेशन है वो जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, यानी कि जो किडनी है उससे रेनिन का सिक्रेशन होता है, एंजियोटेंसिनोजन का सिक्रेशन लिवर से होता है। और जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक सर्टेन लेवल से बीपी लो टूवर्ड्स की कंडीशन में जाता है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ड्यूरिंग दैट रेनिन के चलते एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, और फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है, और फर्दर उसी एंजाइम की हेल्प से एंजियोटेंसिन सेकंड एंजियोटेंसिन थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो मेजर रोल है वो एंजियोटेंसिन सेकंड के ऑब्जर्व होते हैं। और एंजियोटेंसिन सेकंड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने स्टडी किया इससे पहले वाली स्लाइड में, और यहाँ पे भी जो बचा हुआ पार्ट है हम लोग देख रहे हैं। तो उसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि वो जो कैल्शियम इनफ्लक्स है उसको इंक्रीज करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो क्या करता है कि जैसे ही लोअर कंडीशन बनती है। सर अभिषेक सर, हाँ बताइए। अविनाश का कनेक्ट नहीं हो रहा है सर, वो मैसेज भी कर रहा है और बात भी हुआ था, वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वो मैसेज आएगा मैं एडमिट कर लूंगा। ओके सर। हाँ, तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है उसका जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता है सबसे पहले वो क्या करता है, जो कैल्शियम है उसका इनफ्लक्स सेल के अंदर इंक्रीज करता है, ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल के जितने भी सेल हैं उनके अंदर, सेल्स के अंदर जो कैल्शियम है उनका जो इन्फ्लक्स है वो इंक्रीज होता है। अब कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल के अंदर ज्यादा होने लगेगी, जो ब्लड वेसल के सेल है, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड वेसल के अंदर, जनरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। वासो जो कॉन्स्ट्रिक्शन है या जो कैल्शियम है अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसके चलते जो कैल्शियम के चैनल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे, और इनके एक्टिवेशन के चलते सिक्रेशन ऑफ कैटेकोलामीन बढ़ जाता है। जो कैटेकोलामीन है मेनली एड्रिनलिन
नॉर एड्रेनलिन, इनका सिक्रेशन देखने को मिलता है कि इंक्रीज हो गया। अब इनका जब सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो जो सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है या सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, सिंपलर टर्म्स, वो इंक्रीज हो जाती है। तो यानी कि जो लोअरिंग की कंडीशन थी वो सारी कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन बन जाती है, यानी कि अब धीरे धीरे ब्लड प्रेशर राइज करने लगता है ड्यू टू वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये जो एक्शन है ये तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, एक और काम करता है कि एड्रिनल ग्लैंड्स में जाके जो एल्डोस्टेरोन है उसके सिक्रेशन को बढ़ा देता है। अब एल्डोस्टेरोन अगर सिक्रेट होगा तो वो क्या करेगा, रीनल जो ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोग देखें, तो वहां पर जाकर क्या करेगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ाएगा, यानी कि जो एक्सक्रीजन हो रहा था उसको वो रोक रहा है, और वाटर के रिटेंशन के चलते एडिमा, जिसको हम टर्म यूज करेंगे, वो होने लगता है। और इसके चलते क्या होगा, ये सब वासोकॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाएंगे। ये सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर वासोकॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाएंगे, और इसके चलते जो बीपी में लोअरिंग की कंडीशन बनी थी, आप मान सकते हैं जो भी फैक्टर्स उस टाइम रहे हो जिसके चलते रेनिन का सिक्रेशन हुआ, हम केवल यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो लेवल नॉर्मल लेवल की तरफ बढ़ता है और एक सर्टेन लेवल पे आकर नॉर्मल लेवल को गेन कर लेता है। अब अगर इस लेवल से ज्यादा बीपी राइज होगा, नॉर्मल आ गया 120-80 आ गया बीपी, ठीक है, नॉर्मल, बट अगर इससे ज्यादा राइज होता है तो फिर जो सिस्टम एक्टिवेट हुआ था वो नेचुरल फीडबैक मैकेनिज्म से वापस से इनहिबिशन उसका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो रेनिन का सिक्रेशन हो रहा था वो बंद हो जाएगा, एंजियोटेंसिनोजन जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहा था वो नहीं होगा, तो यानी कि जो सिस्टम है वो वापस से स्टेबलाइज होने लगेगा। तो ये एक अपना बॉडी का खुद का सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिससे कि बॉडी अपने आप मेंटेन रहती है। बट अब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया फिर लास्ट में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज अगर ये कंडीशन नॉर्मल रहती है तो चीजें गेन होती रहेंगी और वापस से स्टेबलाइज होता रहेगा। बट अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन बनती है, जो बेसिक इसका यूज होता है इस सिस्टम का, वो हाइपरटेंसिव जो पेशेंट है, हम लोग आगे इसके यूज भी देखेंगे, तो सबसे पहले यही पॉइंट आता है इसमें, तो वहां पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम लोग डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन को आज समझने जा रहे हैं कि वहां पर इसका रोल क्या होता है। तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, आर्टीरियल जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है कार्डिक आउटपुट के ऊपर और जो पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर। जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो आपका वस्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और वस्कुलर फंक्शन क्या चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जो ब्लड वेसल्स है। कार्डियक आउटपुट मेनली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, या तो स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर आपका हार्ट रेट, ये दोनों डिफाइन करेंगे कि आपका कार्डियक आउटपुट कितना है। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है दैट डिपेंड्स ऑन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड द साइज ऑफ वस्कुलर कंपार्टमेंट, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा भी है। जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है उसमें आप लोगों ने देखा है जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो डिफाइन करती है कि मसल काम मसल की वर्किंग जैसे ही स्टार्ट होगी तो साइज ऑफ वस्कुलर जो कंपार्टमेंट है वो स्ट्रोक वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन।
रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन, यानी कि इसमें दो वर्ड हैं, वस्कुलर कंपार्टमेंट साथ में चल रहा है, बट रीनल द किडनी का जो इफेक्ट है किडनी का, तो किडनी एंड वस्कुलर के चलते जो हाइपरटेंशन है रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। तो ये डिपेंड करता है प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी के ऊपर, इज रेज्ड इन मोस्ट पेशेंट। इस टाइप का जो हाइपरटेंशन है उसमें देखा गया है कि रेनिन की एक्टिविटी इन पेशेंट्स में इंक्रीज पाई गई है। In essential hypertension also, it appears to have a permissive role, though the plasma renin activity may be raised or low. Essential जो hypertension है, हम लोग आगे चल के डिजीज को और डिटेल में लेंगे, तो ये जो कंडीशन है इसमें भी जो प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी है वो लो हो जाती है या बढ़ जाती है। Since the ACE inhibitor consistently lowers the BP in hypertensives, the involvement of this system appears to be more widespread. अब जो कैटेगरी की साइड हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं वो है ACE इनहिबिटर, जो कि एंजियोटेंसिन सेकंड को रोक सकती है और उसका जो पैथोलॉजिकल इफेक्ट है उसको रोक सकती है। तो इसकी जब स्टडी हुई तो पाया गया कि जो बीपी है उसमें ये कंटिन्यूअसली बीपी को लो करती है हाइपरटेंसिव पेशेंट में, और इसकी वजह से ही ये पता चला कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्चुअली हाइपरटेंसिव को वर्स्ट कर रहा था, और इसके लोअरिंग से ओवरऑल कंट्रोल तो नहीं कह सकते हम इसे, बट एक सपोर्टिव ये मेजर है कि इसने बीपी को कंसिस्टेंटली लोअर रखा है। अ पॉजिटिव correlation between circulating angiotensinogen levels and essential hypertension has also been found. Several genetic evidences point to causation of pregnancy induced hypertension, जिसको हम preeclampsia बोलते हैं, by the production of AT1 receptor antagonist auto antibodies. अब ये एक अलग टाइप की कंडीशन है कि यानी कि अगर जो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन जैसे बढ़ जाता है, डायबिटीज भी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते जो AT1 जो रिसेप्टर्स हैं उनकी ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं। द रोल ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड हाइपरट्रॉफी। सर ये प्रेगनेंसी पीरियड में सर, प्रेगनेंसी पीरियड में सर ये ग्लूकोज लेवल बढ़ता है क्या? डायबिटीज की कंडीशन भी अगर बढ़ती है तो वो डायबिटीज भी होता है इस टाइम पीरियड में, बाद में ठीक हो जाता है। और हाइपरटेंशन जैसे देखा गया है, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही लोड बढ़ता है तो उसके चलते एडिमा होने लगता है, और उसके चलते बीपी तो फ्लक्चुएट करता ही है मोस्ट केसेस में, और अगर कोई शुगर सेंसिटिव पेशेंट है तो शुगर लेवल भी राइज करने लगता है। बिकॉज होता है क्या है कि जो ऑर्गन है वो स्ट्रेस में आने लगते हैं तो अपने सिक्रेशंस को प्रॉपर नहीं कर पाते। इंसुलिन है जैसे, तो जिस क्वांटिटी में सिक्रेट होना चाहिए उस क्वांटिटी में नहीं हो पाता है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो जो टाइम पीरियड है उसमें इंसुलिन ही दिया जाता है फिर सीधा, क्योंकि और कोई ड्रग वेस्कुलर प्रेशर के कारण होता है ना। हाँ। Next point is the role of angiotensin second in hypertrophy and remodeling of heart and blood vessel is now well recognized. अब केवल दो रोल इसके बाकी रहते हैं, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एंड रोल्स इन CNS। तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है इज इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि इसके चलते जो एल्डोस्टेरोन है इसकी क्वांटिटी हाइपर हो जाती है। तो जो सिम्टम्स हैं सोडियम एंड वाटर का जो रिटर्न है, एडिमा का लंबे टाइम तक बने रहना, हाथ पाँव में जो सूजन है, स्पेशली जो बिलो नी है वहां पे आपके लिम्ब में एडिमा रहेगा। In CNS, the angiotensin second can be formed locally in brain and may function as the transmitter or modulator. Regulation of thirst, hormone release, sympathetic flow
मे बी द रेस्पॉन्स इज मीडिएटेड। अगर हम CNS की बात करें तो हम लोगों ने जैसे इसके इफेक्ट पढ़े, तो प्यास ज्यादा लगेगी, हार्मोन का रिलीज और सिंपैथेटिक टाइप की एक्टिविटी को ये रेस्पॉन्ड करेगा। अब एंजियोटेंसिन सेकंड अपने आप में जो बायोमोलिक्यूल है, ये कॉमर्शियली इसका सिंथेसिस नहीं होता है और इसका इतनी लार्ज क्वांटिटी में नहीं बन पाता है। स्मॉल जो ट्रायल्स होते हैं उसके लिए रिसर्च लैब में इसको निकाला जाता है और यूज किया जाता है, एंड इट इज नॉट यूज क्लिनिकली, मतलब इसको एज ए ड्रग आप यूज नहीं कर सकते। हम ये जो सिस्टम है इसको इसके मेंटेनेंस के लिए कौन से ड्रग है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो अब ये जो सिस्टम है ये हमारे सामने है, जैसा अभी हम लोगों ने रिवाइज भी किया है। एक बार फिर से अगर आप डायग्राम देखना चाहें, फ्लो चार्ट, जो एंजियोटेंसिनोजन है लिवर से सिक्रेशन होता है, जो रेनिन है इसका किडनी से सिक्रेशन होता है, और जैसे ही बीपी है लोअर की जो कंडीशन है वो बनेगी तो एक्टिवेशन होगा जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो किडनी में प्रेजेंट है, और वो सिक्रेट करेंगे रेनिन को, और रेनिन जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, और फिर इसको जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। और एंजियोटेंसिन सेकंड है, इसके अपने रिसेप्टर है टाइप 1 और टाइप 2, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया पहले। तो जो टाइप 1 रिसेप्टर है उसी की सारी एक्टिविटीज है। वो क्या करेगा, जो वेसल है वहां पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है सिक्रेशन होगा, और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि लिपिड का भी जो इंक्रीज है, लिपिड जो प्रोफाइल है वो भी यहाँ बढ़ेगी। हार्ट के ऊपर हम देखें हाइपरट्रॉफी फाइब्रोसिस, CNS के ऊपर देखें सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, और इसके चलते जो किडनी है उसमें सोडियम का एब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ाएगा, और वासोकॉन्स्ट्रिक्शन तो कर ही रहा है। इसके अलावा इसमें दो चीजें और बता रखी हैं कि एक जो पाथवे है वो ACE इंडिपेंडेंट पाथवे भी है, यानी कि केवल इसको कन्वर्ट करने के लिए यही नहीं चाहिए, एक इसका इंडिपेंडेंट पाथवे भी है। तो हमारी जो ड्रग है वैसे मेन पाथवे यही है, तो इसके ऊपर तो काम करेगी बट इसके ऊपर काम नहीं करेगी, यानी कि कुछ ना कुछ क्वांटिटी में ड्रग देने के बाद भी ये तो बनेगा, और ऐसे जो इफेक्ट है वो तो आएंगे। और एक है जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है, अगर ये दिया जाए तो इसका कन्वर्जन यहीं पे रोका जा सकता है। तो अब टोटल देखा जाए तो आपकी जो ड्रग है या हमारा जो ट्रीटमेंट है इसको लेकर वो 5 पॉइंट के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट तो है सिंपैथेटिक ब्लॉकर्स, क्योंकि हम लोगों ने जैसे देखा तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये बता रहा है कि जैसे ही इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे ही जो कैटेकोलामीन्स है उनकी भी क्वांटिटी और सिक्रेशन बढ़ेगा और वैसे इफेक्ट आएंगे। तो हमें यहाँ पे सिंपैथेटिक ब्लॉकर्स या बीटा ब्लॉकर्स, एडिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स या सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, यानी कि जो सिंपैथेटिक इफेक्ट को कम करे, सिंपैथोलाइटिक्स, उनको यूज में लेना होगा, जिससे क्या होगा, रेनिन का रिलीज बंद हो जाएगा, बिकॉज ये सारे फैक्टर हैं जो कि रेनिन को स्टिमुलेट कर रहे हैं सिक्रेट होने के लिए। तो अगर आप इनको देंगे तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये क्लियर हो जाएगा कि रेनिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो बाकी सब होगा ही नहीं। सेकेंड पॉइंट है रेनिन इनहिबिटरी पेप्टाइड्स एंड रेनिन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज block renin action. These interfere with the generation of angiotensin first from the angiotensinogen. तो ये स्पेसिफिक जो पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, रेनिन स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज हैं, अभी जैसे जो प्लाज्मा जो थेरेपी की बात चल रही है, तो इस टाइप के अगर जो एंटीबॉडीज हैं वो अगर आप देते हैं सीधा तो वो काम करते हैं एज ए डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, और वो एक रेट लिमिटिंग स्टेप भी हो जाएंगे क्योंकि वो एज ए इंटरमीडिएटरी वर्क कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी इज द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसको हम शॉर्ट में ACE इनहिबिटर्स कह रहे हैं, which prevent the generation of active principle of angiotensin
सेकंड, यानी कि वो फर्स्ट को सेकंड में चेंज नहीं होने देगा। एंड फोर्थ वन इज द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 81 एंटागोनिस्ट, जिसको हम ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड ऑन टारगेट सेल। लोसार्टन जिसका एग्जांपल है वो यूज में लिया जाएगा, तो इसका जो रिसेप्टर है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो जाएगा, तो कोई असर इसका होगा नहीं। द एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हम लोग यूज में लेते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन, तो वो भी यहाँ पे आप यूज में ले सकते हैं। तो जो बेसिक जो कैटेगरीज है जो यूज में आ रही हैं या जिनका क्लिनिकल जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलॉल काम में ले रहे हो आप। थर्ड कैटेगरी है जो कैप्टोप्रिल है, उसको काम में ले रहे हैं। फोर्थ कैटेगरी है लोसार्टन एंड स्पाइरोनोलैक्टोन, अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज केवल 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी आप मैक्सिमम ले सकते हैं। 3 और 4 तो लेना ही पड़ेगा। और फर्स्ट अगर आप एक्चुअली फर्स्ट जो कैटेगरी है ऑलरेडी हाइपरटेंशन में यूज में लिया जाता है, और अगर ये उस सिस्टम को फॉलो करना है तो 3 और 4 काफी है। आगे हम लोग देखते हैं द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। बिकॉज हमारे पास ये मेजर ड्रग है जिसको हम लोग यूज करेंगे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो हाइपरटेंशन है वो वर्स्ट ना हो, या फिर हम ये ना कह दें कि इस सिस्टम के चलते हाइपरटेंशन बन गया, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। यानी कि ये सिस्टम रेस्पॉन्सिबल हो गया हाइपरटेंशन के लिए, जिसको हमने नेम दे दिया रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। तो अपने आप में ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए ये जो कैटेगरी है इट इज अ मेजर कैटेगरी ऑफ ड्रग जो इसको कंट्रोल कर सकती है, एंड द नेम इज कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल अगर आप देखें तो इट इज एन orally active dipeptide analog, was introduced in 1977 and quickly gained wide usage. A multitude of ACE inhibitors have since been added, of which captopril, enalapril, lisinopril, benzapril, ramipril, fosinopril, trendopril, imidapril and perindopril are available in India. और इसमें भी अगर आप देखें तो कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल का ज्यादा यूज है। अदर्स को स्पेसिफिक कंडीशन है अगर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो कैप्टोप्रिल अपने आप में काफी है। सम अदर लाइक क्विनालाप्रिल, सिलाजाप्रिल, जोफेनोप्रिल आर मार्केटेड इन अदर कंट्रीज। फर्दर जो न्यूक्लियस है, फंक्शनल ग्रुप है, उनमें जो चेंजेस किए गए तो 3 मॉलिक्यूल्स और हैं जो अदर कंट्रीज में यूज में लिए जाते हैं। द फार्माकोलॉजी ऑफ कैप्टोप्रिल इज डिस्क्राइब्ड एज प्रोटोटाइप since most of its effect are class effect common to all ACE inhibitor। तो फार्माकोलॉजी में ये जो स्टेटमेंट है आप लोग देखेंगे हर चैप्टर में दिया हुआ है कि हर कैटेगरी की एक ड्रग काफी है। जो फेनिटोइन जैसे आप लोगों ने पढ़ा तो बाकी सबका वैसे ही उसमें प्लस माइनस जो इफेक्ट है देख के उसको यूज में लिया जाता है। तो फाइनली हम लोग जो कैप्टोप्रिल है उसके ऊपर आते हैं। दिस इज द कैप्टोप्रिल। जो केमिकल इसको डिफाइन करना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो इट इज अ सल्फ हाइड्राइल कंटेनिंग डाइपेप्टाइड surrogate of proline which abolishes the pressure action of the angiotensin first but not that of angiotensin second, does not block the angiotensin second receptors। तो यानी कि एक डाइपेप्टाइड है, सल्फ हाइड्राइल, SH ग्रुप है, प्रोलीन है, अमीनो एसिड आपको देखना होगा, तो इमिडाजोल रिंग है इसमें। तो ऐसा इसका एक्शन है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है उसके ऊपर मेजर एक्शन ये करेगा। द कैप्टोप्रिल कैन आल्सो इंक्रीज द प्लाज्मा काइनिन लेवल्स and potentiate the hypotensive action of exogenously
administered bradykinin, यानी कि जो कैप्टोप्रिल है वो इंक्रीज करेगा प्लाज्मा काइनिन लेवल को, और हाइपोटेंसिव जो एक्शन है उसको बढ़ाएगा, यानी कि जो बीपी है कंट्रोल करेगा. The pre-treatment with beta-kinin receptor antagonist has shown that the kinins do contribute to the acute vasopressor action of ACE inhibitors, but they appears to have little role in the long-term hypotensive effect, and probably because the kinin play only a minor role, if at all, in BP regulation. And another enzyme, kinase first, which also degrade bradykinin, is not inhibited. तो एक्चुअली हम लोगों को यही पढ़ना है इसके बाद में प्लाज्मा काइनेंस. तो वहां पर भी इनका जो एक्शन है वो देखने को मिलता है, और ये वैसो डिप्रेशर एक्शन को शो करते हैं एज ए विद बीटा 2 काइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. अब ये स्टार लगा के एक पॉइंट लिखा है, अगर आप लोगों को सिंगल लाइन में बताना है दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल, तो अगर आप इतना बताते हैं और बाकी सबको जो एक्सप्लेन करते हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज गेन होगा. जो बेसिक जो एक्शन है आप लोगों को पता है दैट द कैप्टोप्रिल ब्लॉक्स द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड एंड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ vasodilator prostaglandins, thereby inhibiting the vasoconstriction and promoting the systemic vasodilatation. जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसका जो कन्वर्जन है उसको ये रोक रहा है और प्रिवेंट कर रहा है जो प्रोस्टाग्लैंडिन वासोडाइलेटरी जो मीडिएटर्स हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने फार्माकोलॉजी फर्स्ट में, ये कितने टाइप के होते हैं, इनका क्या एक्शन होता है. एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्रोस्टाग्लैंडिन. बायोकेमिस्ट्री में भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था. एरिकिडोनिक एसिड फाइनली इनको बनाता है, और इनमें से एक्चुअली PGE2 और PGI2, PGG2 ये जो कैटेगरीज हैं डायलेटरी हैं, तो इनका जो डिग्रेडेशन है उनको ये रोकेगा, और जिसकी वजह से इनका जो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन जो एक्शन था, जो कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स बढ़ गया था उसको ये हटाएगा और प्रमोट करेगा वासोडाइलेटेशन को. यानी कि जो कंप्लीट जो बॉडी है, जितने भी ब्लड वेसल्स आपके वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहे थे वो वासोडाइलेटेशन की तरफ शिफ्ट होंगे. फर्दर हम लोग देखें, nevertheless the elevated kinins and the prostaglandins whose synthesis is enhanced by kinins may be responsible for cough and angioedema induced by ACE inhibitors. तो ये क्वेश्चन जनरली इसमें आ जाता है, और ये एक्चुअली इसका साइड इफेक्ट और जो एडवर्स इफेक्ट है उसमें भी हम लोग इसको पढ़ेंगे. कफ एंड एंजियोएडिमा, ACE जो इनहिबिटर्स हैं ये उनका मेजर इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट कफ और एंजियोएडिमा, और वो इसके चलते ही होता है क्योंकि जो काइनिन लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उनका डिग्रेडेशन रुक गया है, तो फिर ये लेवल हाई हो जाएगा. ससेप्टिबल, बट ये सब में नहीं होगा, जो सेंसिटिव जो पेशेंट है उनमें ही देखने को मिलेगा. ACE inhibitors interfere with the degradation of substance P also. तो ये slight effect है. The captopril lowers the BP, but in short term, magnitude of response is dependent on sodium status and the level of renin-angiotensin activity. In normotensive sodium replete individuals, the fall in BP attending the initial few doses of ACE inhibitors is modest. This is more marked when sodium has been depleted by the dietary restriction, or diuretics. A greater fall in BP occurs in renovascular, accelerated and malignant hypertension.
यानी कि इसका जो रेस्पॉन्स है हर तरीके से रीनल वस्कुलर या जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है उसमें मिलेगा। नॉर्मल जो पेशेंट है जिनमें अगर सोडियम लेवल रेप्लीट हो गया है, कम है, फॉल इन बीपी है, तो कुछ फ्यू डोजेस में नॉर्मोटेंसिव होंगे। फर्दर अगर हम देखें, इन एसेंशियल हाइपरटेंशन it has been found that renin angiotensin system is overactive in 20%, normal in 60% and hypoactive in the rest। तो ऐसा नहीं है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक फुल रिस्पॉन्सिबल है हाइपरटेंशन के लिए, इस पॉइंट पे एक्चुअली आना ही था। तो ज्यादातर ये पाया गया है कि जो 20% जो पीपल है वो ओवर एक्टिव हो जाता इस सिस्टम को लेके, तो फिर जो कैप्टोप्रिल है या लोसार्टन है उनको प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। नॉर्मल है 60% और हाइपो एक्टिव इन द रेस्ट। Thus it contributes to maintenance of vascular tone in over 80% cases। तो जो हम लोगों ने फीडबैक जो मैकेनिज्म की बात की, तो ये सिस्टम 80% जो केसेस है उसमें वस्कुलर टोन को मेंटेन करता है। एंड इट्स इनहिबिशन रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ वीपी, यानी कि अगर ये सिस्टम है, बॉडी का अपना खुद का फीडबैक मैकेनिज्म है, और अगर आप इस सिस्टम को रोकेंगे तो भी लोअरिंग ऑफ बीपी हो जाएगा। जो आगे हम लोग देखेंगे कि अगर इनकी ओवरडोज हो जाती है कैप्टोप्रिल और इनकी, तो हमको सिस्टम को संभालना मुश्किल हो जाता है। However, in the long term, no correlation has been observed between the plasma renin activity and magnitude of fall in BP due to captopril। अब ये बता पाना भी, क्योंकि हर एक इफेक्ट के लिए आपको जो रिसर्च है उसमें बताना होता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो अगर आप कहते हैं कि वो कैप्टोप्रिल का डोज ज्यादा हो गया इसलिए बीपी लो हुआ, तो ऐसा एक लॉन्ग टर्म में एक कोई कोरिलेशन नहीं है कि प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी को आप मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल इन बीपी से कंपेयर कर पाए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के तौर पे आप बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये वस्कुलर टोन को मेंटेन करता था, और अगर आपने कैप्टोप्रिल का ज्यादा क्वांटिटी देंगे तो ऐसा होगा, इस बात को हर कोई मान लेगा। बट जब इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना होगा तो प्लाज्मा रेनिन और मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल इन बीपी के बीच में लॉन्ग टर्म का ऐसा कोई भी कोरिलेशन देखने को नहीं मिला। द कैप्टोप्रिल इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन इज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब कैप्टोप्रिल की वजह से जो हाइपोटेंशन हुआ है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने इसका जो इफेक्ट है वो देख ही लिया है, क्योंकि हर जगह ये क्या करेगा, वासो डायलिटेशन, जितने भी ब्लड वेसल है वहां पर, तो इसके चलते होगा। द आर्टीरियल डायलेट्स एंड कॉम्प्लाइज ऑफ द लार्जर आर्टरीज इज इंक्रीज्ड। जितने भी आर्टीरियल से डायलेट हो जाएंगे और लार्जर जो आर्टरीज हैं उनका भी सपोर्ट मिलेगा। बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी फॉल। जो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन का इफेक्ट आ रहा था, तो अब सिस्टोल और डायस्टोल बीपी कम हो जाएगा। एंड इट हैज नो इफेक्ट ऑन द कार्डियक आउटपुट, यानी कि अगर आप कार्डियक आउटपुट को लेके चिंतित हैं तो ऐसा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस आर नॉट इंटरफेयर्ड विद एंड देयर इज लिटिल डायलिटेशन ऑफ द कैपेसिटेंस वेसल। वेन्स की अगर हम बात करें तो वहां पे लिटिल डायलिटेशन है, यानी कि जो आर्टरीज है वहीं पर मेन रहेगा। एज सच द पोस्चरल हाइपोटेंशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वापस से बीपी तो राइज करेगा, यानी कि सिम्टोमेटिकली उसको रखेगा। अ रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डज नॉट अकर डिस्पाइट वासोडाइलेटेशन। तो वासो डायलिटेशन के चलते उसकी जवाबी जो कार्यवाही है वो चालू नहीं हो जाएगी कि जो सिंपैथेटिक